आप सभी को नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वह है ज्ञान के स्वरूपों का अध्ययन करना तथा उन्हें किस प्रकार से अर्जित किया जाता है, उसकी समझ उत्पन्न करना। तो साथियों, जब भी हम ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और इस विषय वस्तु के साथ भी वही समस्या है। बहुत सारे प्रश्न का निर्माण होता है और आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर को ज्ञात करने के लिए इस वीडियो का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करें। तो साथियों, अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्विजिशंस के संबंध में समझते हैं। तो उन प्रश्नों का हम पहले अध्ययन करते हैं जिसके उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के कितने रूप या फिर स्वरूप होते हैं या कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर यह प्रश्न यहाँ पर उठता है। दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे मान लो विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है और यदि भाषा है। तो यदि हम इन विषयों को देखें तो हमारे समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि उसमें ज्ञान का निर्धारण कैसे हो, अर्थात उन ज्ञान को किस प्रकार से विद्यार्थीगण अर्जित करेंगे, तो उसका निर्धारण होना चाहिए। इसलिए यह भी हमारे मन में यह प्रश्न उठता है और आने वाली समस्याओं का हम कैसे समाधान करें, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार हम ये देखें कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं प्रविधियों से संबंधित, विधियों से संबंधित, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित, उनका भी निराकरण होना चाहिए ताकि ज्ञान का अर्जन बहुत सरलता से हो सके। शिक्षण के दौरान ज्ञान के विभिन्न रूपों का प्रयोग हम कैसे करें, विभिन्न जो यहाँ पर रूप दर्शाए जाएंगे उनका प्रयोग हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के तहत करना है। तो वे कौन से या तरीके हो सकते हैं उसको भी समझने की आवश्यकता होगी। विद्यालयों में ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं की समझ, ज्ञान को किस प्रकार से अर्जित किया जाता है, वह भी प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और जिस पर हमारी समझ बननी चाहिए। आइए सबसे पहले हम देखें कि ज्ञान के जो रूप हैं या विभिन्न स्वरूप हैं वे कौन कौन से हैं। तो प्रथम स्थान पर आता है सूचना या इंफॉर्मेशन, दूसरे स्थान पर है अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट, तीसरे स्थान पर है अनुभव या एक्सपीरियंस और कौशल, और या हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्किल। तो आइए एक के बाद एक हम इन जो ज्ञान के चार स्वरूप हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सूचना का या चर्चा करते हैं हम सूचना का। सामान्य अर्थ क्या है सूचना का? साथियों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे जो बातें हैं वो दूसरों लोगों को बताते रहते हैं, या फिर हम ये कहें कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ अन्य माध्यमों से मिलती रहती है। या तो हम कहें पत्र पत्रिकाओं से मिलती है, या समाचार पत्र से मिलती है, या टेलीविज़न से मिलती है, या फिर लोग हम तक पहुंचाते हैं। तो वह प्रत्येक विषय वस्तु या हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार का तथ्य या किसी भी प्रकार का मैसेज, या कोई हमें कुछ बातें कहता है वह भी, या कोई समाचार हमें दे रहा है, न्यूज़ दे रहा है, या कुछ कह रहा है हमें, या हमसे बातचीत कर रहा है, या हमें सुना रहा है, यह सभी जो बातें हैं वह सूचना के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सामान्य अर्थ बहुत ही सरल है और हम अपने दैनिक जीवन में इसका निरंतर उपयोग करते रहते हैं, विभिन्न जानकारियाँ हमको मिलती रहती हैं। तो ये हो गया सूचना का सामान्य अर्थ है। सूचना का यदि हम
परिभाषा जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न जो शिक्षाविद हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हॉफमैन के अनुसार क्या है, सूचना वक्तव्यों, तथ्यों और आकृतियों का संकलन है। यानी बहुत सारे जो विषय वस्तु हैं या फिर कहेंगे ऐसे कोई संदेश हैं या संकेत हैं, उनका यह संकलन होता है। एन बैकलिन के अनुसार सूचना में आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है। तो ये परिभाषा एन बैकलिन ने दिया है। उसी प्रकार हम देखें जे बीकर ने क्या कहा, किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। इन्होंने भी कहा कि जो तथ्य होते हैं उसको हम सूचना कहते हैं, चाहे वह किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो। सूचना की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो ज्ञान को विकसित करने में सहायक है। इसका तात्पर्य ये है कि जब हमको सूचना मिलती है तभी हम ज्ञान अर्जन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमको किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है तो हम उसके माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूचनाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। वह सूचना पाठ्य पुस्तक या फिर टेलीविज़न या फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं या अन्य मैगजीन के द्वारा हमें प्राप्त होती रहती हैं। जो शिक्षक भी हमें देते हैं वह भी एक प्रकार की सूचना या जानकारियां हैं। बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि करने में सहायक है। यदि हमें बच्चों के मानसिक स्तर या बौद्धिक स्तर में वृद्धि करना है तो उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उन सूचनाओं या जानकारियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। सीखने सिखाने में सहायक, आप सभी जानते हैं कि जो विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत होती है, या हम उसे कहें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत होती है, और जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। या सीखने शब्द से तात्पर्य ये है कि गाढ़ ज्ञान के जो अर्जन की दिशा है वह निर्धारित होती है। तो सूचना के संबंध में यह विशेषताएं हुई। आइए हम सूचना के जो साधन कौन कौन से हो सकते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के जो साधन हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि रेडियो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियो है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल आप यूज़ करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है, समाचार पत्रों में, शोध पत्र पत्रिकाओं में भी मिलती है, शब्दकोश डिक्शनरी में मिलती है, एनसाइक्लोपीडिया, एटलस पुस्तकें इत्यादि, चार्ट्स, पोस्टर, ग्राफ, ऐसे बहुत सारे हमारे पास साधन हैं। आधुनिक युग में और बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। तो ये साधन कहलाएंगे। ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं, यदि विद्यार्थियों को अत्यधिक सूचना उपलब्ध कराई जाए, इसका मतलब ये है कि यदि हम लगातार विद्यार्थियों को सूचना देते रहें, या तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं उनको दें, तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो केवल सूचना को रखने का कार्य करते हैं, उन सूचनाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ज्ञान अर्जन की जो दिशा है वो अलग है और सूचना को एकत्रित करने की दिशा अलग है। बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि जो वास्तव में यदि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो उस आधार पर सूचना उन्हें दी जानी चाहिए। यदि मिडिल स्तर के बच्चे हैं तो उन्हें मिडिल स्तर पर सूचनाएं देनी चाहिए। उसी प्रकार यदि हायर एजुकेशन में है तो उन्हें हाई लेवल की सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनका उपभोग कर सकें, उनका अनुप्रयोग कर सकें, ज्ञान अर्जन कर सकें। तो ये ध्यान देने वाली जो बातें हैं उसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं अवधारणा के संबंध में। अवधारणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट। तो इसे अन्य शब्दों से भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे संकल्पना, संप्रत्यय, अमूर्त विचार या फिर मानसिक प्रतीक।
मानसिक प्रतीक का मतलब है कि एक प्रकार के अवधारणाओं का छायांकन या उसकी छाया हमारे मस्तिष्क पटल में बन जाती है। तो अवधारणा को समझने के लिए, या हम ये कहें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रणनीति तैयार करने के समय इन कॉन्सेप्ट या अवधारणा का क्या महत्व है, तो इसको समझने के लिए हम 3 आधारभूत स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये प्रथम स्तंभ है शिक्षक, जो कि अध्ययन अध्यापन की कड़ी में शामिल होते हैं, और दूसरा है विद्यार्थी, जो कि ज्ञान अर्जन का कार्य करते हैं, और तीसरा है विषय वस्तु, जिसके बारे में वे समझना या अवधारणा बनाना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो अवधारणा है वह चेंज होते रहती है, या फिर हम कहेंगे कि अलग अलग अवधारणा अलग अलग स्तंभों के साथ बनती है। तो यहाँ पे जैसे हम शिक्षक की चर्चा करें तो शिक्षक के मन में पूर्व से ही विद्यार्थी के प्रति, किसी भी विद्यार्थी के प्रति धारणा बनी होती है। वह सभी विद्यार्थियों की धारणाएं अपने मन में बना चुका होता है, और ये धारणाएं होती हैं यदि हम देखें तो उसके पृष्ठभूमि के आधार पर, विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि के आधार पर अवधारणाएं पूर्व में ही निर्धारित कर ली जाती हैं, शिक्षक के मन में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो वो आधार क्या हो सकते हैं, उसमें से पहला आधार है बातचीत के आधार पर वो अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं। व्यवहार, यानी विद्यार्थियों के व्यवहार को देखकर, आचरण को देखकर, वेशभूषा को देखकर, पृष्ठभूमि यानी सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक भौगोलिक पृष्ठभूमि को देख करके शिक्षक विद्यार्थी के बारे में अवधारणा बना के रखते हैं। उसी प्रकार जो विद्यार्थी होते हैं वो भी इन आधारों के आधार पर शिक्षक की अवधारणा अपने मन मस्तिष्क में बनाकर रखते हैं। और उसी प्रकार यदि हम देखें तो जो शिक्षक है और विद्यार्थी है वह भी विषय वस्तु के प्रति एक अवधारणा बना करके चलता है। यदि शिक्षक है तो हो सकता है वो इतिहास के बारे में अलग सोच रखते हैं, गणित के बारे में अलग सोच रखते हैं, और विज्ञान के बारे में अलग सोच रखते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी हैं वो भी हो सकता है गणित के प्रति उनके मन में डर का भय हो, या फिर अंग्रेजी के प्रति इंटरेस्ट का जो भाव हो, या भाषा के प्रति इंटरेस्ट हो, विज्ञान के प्रयोगों में उन्हें अच्छा लगता होगा प्रयोग करने में। तो ये सब अवधारणाएं वे मना मस्तिष्क में बनाकर रखते हैं। तो तीनों एक दूसरे की अवधारणाओं को बनाकर रखते हैं, जिसमें से विषय है वह भी शिक्षक के मना मस्तिष्क के आधार पर होता है, या विद्यार्थी के मना मस्तिष्क के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इन तीनों आधारभूत स्तंभों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, किसके तहत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रणनीति बनाते समय। तभी यदि हम बालकों के अवधारणाओं को समझ सकते हैं, तभी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्धारित तरीके से अपनी कक्षाओं में लागू कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञान का रूप है। उसके बाद अब आते हैं हम अनुभव के बारे में। तो एक्सपीरियंस, यहाँ पर हम कहेंगे अनुभव, जिसको इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं, इसकी भी परिभाषाएं देखते हैं कि और समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोग अथवा परीक्षण द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वह अनुभव होता है। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अनुभव है। प्रत्यक्ष ज्ञान भी अनुभव है, और बोध यानी जो हमें मस्तिष्क में संज्ञान होता है वो भी हमारा अनुभव है, लेकिन यह याद करने के तरीके से अलग है। अनुभव ज्ञान का आधार है, यानी जो बिना अनुभव के हमें ज्ञान नहीं होता है, इसका यह तात्पर्य है। अब हम ये देखें कि कोई भी जो वस्तु है उसको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसके पश्चात उसे भाषा का रूप दिया जाता है या शब्द में व्यक्त किया जाता है, और यही संज्ञानात्मक रूप से हमारे मस्तिष्क में
विद्यमान रहता है। तो हम ये देखें कि वस्तु को शाब्दिक, यानी एक तो वस्तु और दूसरा उसका शाब्दिक स्वरूप, दोनों को मिला करके हमारे अनुभव का निर्माण होता है, जिसको हम सामान्यीकरण यानी जनरलाइज करके अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं, और यही ज्ञान हमारा अनुभव कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखें कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें बच्चों का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षक भी जो अनुभव रखते हैं शिक्षण कार्य का या विषय से संबंधित, उसका भी बहुत महत्व है। तो अपने अनुभव और बच्चों के अनुभवों को जोड़ करके ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित करना चाहिए, तभी जो बच्चे हैं वो ज्ञान अर्जन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो अनुभव भी एक प्रकार का ज्ञान का स्वरूप है। आइए हम कौशल के बारे में जानने का प्रयास करें। स्किल भी जो है वो ज्ञान का स्वरूप है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है निपुणता। निपुण जो हो किसी भी कार्य करने में, या कार्य क्षमता में दक्ष हो, होशियारी से किसी कार्य को करे, चतुराई से करे। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने कार्यों को अत्यधिक कुशलता से करता है और सक्षम होता है, वही वह उसका स्किल है, उसका कौशल है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रणनीति तैयार करते समय हमें बच्चों के सरलता और दक्षतापूर्ण कार्य करने की कुशलता का विकास करना है। इसका तात्पर्य ये है कि बच्चे खाली अध्ययन ना करें, केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ें ना, बल्कि उसके विषय वस्तु में जो स्किल विद्यमान होता है उस स्किल को वह सीखने का प्रयास करें, उसमें कुशलता या दक्षता प्राप्त करें, तभी वह विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का समाधान कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि कोई बच्चा किसी पुस्तक के पैराग्राफ को का अध्ययन कर रहा है तो वह कितनी कुशलता से अध्ययन करके उस कंटेंट को समझ सकता है, तो ये उसकी कुशलता है। उसी प्रकार कितने अच्छे ढंग से अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकता है, यह भी उसकी कुशलता है। लिख सकता है, यह भी उसकी कुशलता है। बहुत सारे जो स्किल हैं उसको इन कंटेंट के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होती है। बच्चे आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर सके, ये भी स्किल का काम है। तो ज्ञान का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है। अब हम देखते हैं कि जो शिक्षक होते हैं उसके समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह ज्ञान के रूपों को कैसे समझे और उनका उपयोग वह कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्ञान के वे रूप जो किसी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं आते। इसका ये मतलब है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे जो ज्ञान है उसको हम अर्जित करते रहते हैं और हम प्रतिपल अर्जित करते रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सभी ज्ञान को हम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं निर्धारित कर सकते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो शिक्षक को या शिक्षण कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति को ऐसे ज्ञान का निर्धारण करने की आवश्यकता है जिससे जो विद्यार्थी या सीखने वाले का जीवन अत्यंत सरलता से और सफल पूर्वक क्या होना चाहिए, निर्वहन हो सके। तो यहाँ पर विषयों को अलग अलग करने से ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। तो ये हमारी चुनौतियों में से एक है कि बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे इतिहास है, विज्ञान है, गणित है, भाषा है। अब यदि हम सब जो ज्ञान तो क्या है हम कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको विषयों में बांट देते हैं तो जो ज्ञान होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, यानी उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं बन पाती। ये भी हमारी समस्या है। उसी प्रकार हम ये देखें कि पहले से अर्जित ज्ञान पर यदि हम ज़्यादा जोर दें, यानी हम केवल उन्हीं बातों की चर्चा करें जो उन्होंने पहले से अर्जित की है, तो नवीन ज्ञान का सृजन नहीं हो पाता, उसकी वृद्धि रुक जाती है। ये भी हमारी समस्या है। यानी जो विद्यार्थीगण हैं वो नए ज्ञान का सृजन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान के नए क्षेत्रों को किस प्रकार से शामिल किया जाए, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। विभिन्न क्षेत्र हैं ज्ञान के, उन क्षेत्रों
को का चयन हम कैसे करें और हम किस प्रकार उनको अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें। तो किस आधार पर ज्ञान को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाने, उनके आधारों को भी जानने की आवश्यकता है कि यदि हम किसी ज्ञान को पाठ्यचर्या में या फिर अपने पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं तो उनके आधार क्या हो, ये भी हमारे पास अत्यधिक समस्या है। आइए हम ये देखें कि एक शिक्षक द्वारा ज्ञान के रूपों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो या हम कहें कि किस प्रकार किया जाना चाहिए। जो ज्ञान के जो रूप हैं उसको जब हम अध्ययन अध्यापन करते हैं तो उसके सही रूप का कब हम प्रयोग करें, उचित स्थान पर कैसे प्रयोग करें, कब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रणनीति बनाते समय या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन करते हुए। तो पहले हम देखें कि जो पूर्व अनुभवों के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, नवीन ज्ञान का सृजन करना चाहिए या उस पर जोर दिया जाना चाहिए, या हमें कहें कि जो पुराने अनुभव हैं उनसे नए अनुभवों को जोड़ करके ज्ञान का सृजन करना चाहिए या कौशलों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अनौपचारिक से औपचारिक बच्चे प्राथमिक स्तर पर कहें या प्रारंभिक स्तर पर कहें, जब वो अपने परिवार में होता है, अपने माता पिता से जुड़ा होता है, अपने आसपास के पड़ोस के व्यक्तियों से जुड़ा रहता है, समाज से जुड़ा रहता है, तब वह उस समय जो ज्ञान अर्जित करता है उसका रूपांतरण हम औपचारिक ढंग से कैसे करें। औपचारिक ढंग कब होता है, जब विद्यालय में विद्यार्थी पहुंचता है, तो उन अर्जित किए गए ज्ञानों का हम औपचारिक रूप से कैसे निर्वहन करें या फिर उसका प्रयोग कैसे करें, यह भी हमें सोचना होगा। और शिक्षकों को चाहिए कि वो उन्हें जोड़ करके ज्ञान अर्जन की दिशा में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं। पूर्वावस्था तथा विद्यालयीन अधिगम स्तरों में सामंजस्यता, जब बच्चा घर में होता है, परिवार में होता है, उस समय और विद्यालय के समय दोनों में एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, दोनों के ज्ञान में एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, यह भी सोचने और समझने वाली बात होगी। और यदि हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। अब हम ये देखें कि विद्यालय में शैक्षिक वातावरण निर्मित करना, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यालय में विभिन्न स्किल्स का, दक्षताओं का कहना चाहिए प्रयोग करते हुए शैक्षिक वातावरण निर्मित करे जिससे बच्चे बहुत अधिक इंटरेस्ट लें और सरलता से ज्ञान की अर्जन की दिशा में आगे बढ़ें। तो वो जो स्किल्स हैं वे हैं अवलोकन करना, तर्क करना, आपस में तर्क करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, समीक्षा करना, संवाद करने से भी ज्ञान का जो अर्जन होता है, चिंतन करने से, प्रयोग करने से। और हम यदि कहें कि यदि अपने मनोभावनाओं को या भावनाओं को यदि कोई बच्चा व्यक्त करता है तो वह भी एक स्किल है और उसके तहत भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। तो ये विभिन्न स्वरूपों का आज हमने अध्ययन किया है और अपेक्षा है कि आप जो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखे होंगे और प्रत्येक जो बिंदु है उसको समझने का प्रयास किए होंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, अगले वीडियो को जारी करने तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।